हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 9 का यह छठा अध्याय और लास्ट ये आपका चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट। आप जानते भी होंगे कि जनसंख्या विस्फोट जो है क्या है। जनसंख्या क्यों और कैसे बढ़ती है और जनसंख्या के जो हैं बढ़ने के कारण जो है क्या क्या परेशानी आपको होती है और जनसंख्या के कारण आपको क्या क्या जो है सुविधाएं भी होती हैं। हम जो है इन्हीं सारे बात को इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनसंख्या को आप किस प्रकार संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जनसंख्या का जो है विकास से किस प्रकार पर्यावरण पर जो है प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या जो है हमारे जीवन को किस प्रकार से एक सही दिशा निर्देश या जनसंख्या जो है हमें एक प्रकार से सही जो है किसी भी काम को करने में बहुत ही सुगम और सरल बनाता है। जनसंख्या के हम जो है अनेक पहलू को देखेंगे। जनसंख्या कैसे हम जो है जनसंख्या कितना कहाँ पर कितना है उसकी हम जो है गणना कैसे करते हैं और जनसंख्या की जो भी अवधारणाएं हैं उसको हम किस रूप से देखते हैं। तो चलिए हम इन्हीं सारे बातों को देखते हुए हम जो है अर्थव्यवस्था के रूप में जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक रूप से जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक रूप से क्या जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है, सारे पहलू को हम इस अध्याय में देखेंगे और जनसंख्या के महत्वपूर्ण जो है बात को हम इसमें जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहां पर मानव ना हो। संसाधन का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। क्या होता है, बाढ़ और सुनामी जो है किसी जो घनी आबादी जहाँ पर लोग रह रहा है, ये शहर है गांव है, वहाँ पर अगर प्रभावित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपदा कहलाएगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा जो है उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी जनसंख्या देखिए किसके लिए, तो संसाधन हो गया, आपदा हो गया, विनाश हो गया, ये जो अर्थ हैं केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, बुद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। क्या करता है, मानव जो है पृथ्वी में जो भी संसाधन है उसके उत्पादन और उपभोग भी करते हैं। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। भारत में जो जनगणना होता है वो हमें क्या प्रदान करता है, कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती हैं। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। देखिए मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। 12,106 लाख मतलब 121 अरब। अब जो है इसके बाद जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं तो वर्तमान में 140 जो है करोड़ जनसंख्या हो गया है और यहाँ पर 140 लाख जो है ऐसे ही इसको आप बोल सकते हैं 14,000 ऐसे 14,000 लाख आप इसको बोल सकते हैं जो 140 करोड़ हो गया है। इस प्रकार से आपका जो जनसंख्या 2011 से अगर आपको पूछता है तो 2011 से लाख में पूछेगा तो
100 नहीं बल्कि 12,106 लाख हो जाएगा। अगर करोड़ में पूछेगा तो आप बोलेंगे 121 करोड़। तो ये आपका हो गया भारत का 2011 का जनसंख्या के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या। इसमें जो है कुल विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत का में निवास करता है, तो सारा 17% जो है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कितना, तो सारा 17% जो है भारत में जो है विश्व का जनसंख्या निवास करता है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर मतलब विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%। कितना, विश्व का स्थल का भूभाग जो है उसमें 2.4% है। और किलोमीटर में 32.8 वर्ग किलोमीटर में जो है यह 12.1 करोड़ लोग जो है निवास मतलब करते हैं। यहाँ पर विशाल के क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। यहाँ पर जो है असमान रूप से एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह रह रहे हैं। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। कितना विश्व का स्थलीय भूभाग कितना प्रतिशत जो है रहने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहा है, 2.4। और भारत में जो है लाख में अगर पूछ रहा है लोग भारत जो है असमान रूप से वितरित कितने स्थान पर है वर्ग किलोमीटर में, तो 32.8। और कुल जनसंख्या विश्व का कितना है भारत में, तो 17.5। और जनसंख्या अगर पूछता है लाख में तो 12,106, करोड़ में पूछता है तो 121 करोड़ लगभग। अब आगे है लगभग। और अब हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो सबसे जनसंख्या अधिक किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर जो है कुल जनसंख्या कुल आबादी जो है 1990 लाख है। मतलब 19 लाख मतलब 20 करोड़ जो है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर कुल आबादी है। कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यहाँ पर जो है कुल जनसंख्या है जैसे 20 करोड़ है तो यहाँ पर 16% लोग निवास करते हैं। भारत के कुल जनसंख्या का जो है 16% लोग कहाँ पर निवास करते हैं, 20 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश में ही निवास। भारत में अगर 121 करोड़ है तो 16% उसमें उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। दूसरी और हिमालय के क्षेत्रों में सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। सबसे जो है कम आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल सिक्किम के राज्य में देखते हैं आबादी तो केवल 6 लाख सिक्किम की है। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। तो लक्षद्वीप में कितने, तो 64,429, सिक्किम में कितने, 6 लाख। और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ यानी आप इसे 19.90 लाख जो है 1990 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। और भारत का जो है 16% लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत का जो है आधी आबादी जो है सबसे ज़्यादा 5 राज्यों में ही निवास करती है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मतलब 121 करोड़ है तो यहाँ पर आपको 61 करोड़ लोग जो है यहीं पर निवास करते हैं। आगे है क्षेत्रफल की, ये हम जनसंख्या पहले पढ़ लेते हैं। जनसंख्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक जनगणना कहलाती है। एक निश्चित, जैसे 10 साल में जनगणना मतलब गिनती हो रही है तो उसी को क्या बोले, अधिकाधिक गणना जो होता है वो जनगणना कहलाती है एक निश्चित समय में। और भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। कब, तो 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना की गई थी। हालांकि जो है 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। लेकिन यहाँ पर जनगणना तो 1872 में सबसे पहले की गई, लेकिन संपूर्ण जनगणना आपसे पूछा जाएगा तो 1881 में जो है जनगणना भारत की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी? इसका जो है आप पुस्तकालय में देख सकते हैं कि जनगणना किसका कितना है, जो है आर्थिक रूप से कितना है, और समाज में देखते होंगे कि किस जाति का है, किस समुदाय का है, ये भी जनगणना में किया जाता है। कितने परिवार लोग रहते हैं, ये सारे चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखें, आप पढ़े थे कि क्षेत्रफल की
दृष्टि से राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछता भी है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान, और जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 5.5%, 5.5% जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर लोग रहते हैं। और जो है आपका जो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य आपका भारत में है। ये देख सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शेष विश्व जो है 82% है, तो भारत का जो है 17.5%, और शेष भारत में देखेंगे तो 97.6% आपका है, और भारत में जो है जनसंख्या 2.4% है। ये क्षेत्रफल में जो है 2.4% है, और जनसंख्या में 17.5% आपका विश्व में है। विश्व में जो है शेष विश्व में देखेंगे 97.6% क्षेत्रफल आपका विश्व में है, तो वहीं पर मात्र 2.4% ही क्षेत्रफल कहाँ पर है, भारत में है। उतना में ही लोग जो है यहाँ पर 17.5% लोग निवास करते हैं, और यहाँ पर आपका जनसंख्या भारत में 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। यहाँ पर हम देखेंगे, ज्ञात कीजिए कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, और यहाँ पर यह जनसंख्या का असमान वितरण जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ आपका शैक्षणिक योग्यता भी है, कुछ जो है सामाजिक भी है, और कुछ जो है राजनीतिक भी है। बहुत सारे कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो जनसंख्या के असमान वितरण का कारण बनता है। अब अगला है घनत्व के आधार पर जनसंख्या। भारत में जो है जनसंख्या वितरण घनत्व के आधार पर कितना किलोमीटर में कितना लोग रहता है, ये हम देखेंगे। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर 1 किलोमीटर में यहाँ पर 1000 लोग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। भारत विश्व के सबसे घनी आबादी में से क्या है, एक है। यहाँ पर जो है धनी आबादी बहुत ही ज़्यादा है। अगला है कि क्या आप जानते हैं कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। क्या है, जापान और बांग्लादेश जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एक जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए कहता है। जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश और जापान का देखेंगे तो भारत से सिर्फ ज़्यादा है, और उसके बाद जो है भारत आता है तीसरे नंबर पर, और बांग्लादेश पहला, जापान दूसरा और भारत तीसरा जनसंख्या घनत्व में। देखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। भारत में जो है 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितना, 382 लोग 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर आप देखेंगे बिहार का जनगणना जो है बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व 1102 किलोमीटर जो है प्रति किलोमीटर है। बिहार में कितना, तो 1102 लोग जो है प्रति किलोमीटर में 1 किलोमीटर में रहता है। यहाँ पर बहुत ही बार क्वेश्चन बिहार और भारत के बारे में पूछा गया है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति, और बिहार का कितना है, तो 1102। वहीं अरुणाचल प्रदेश को हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र जो है 11 व्यक्ति प्रति किलोमीटर लोग रहता है। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो 17 लोग ही जो है 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में रहता है 1 किलोमीटर में। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर चित्र है कि राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व का जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, कहाँ पर कितना लोग रह रहे हैं जनसंख्या घनत्व में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे समझेंगे आप। उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9% ये जनसंख्या है, और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आपका ये जनसंख्या वितरण दिया गया है। और यहाँ पर जनसंख्या वितरण आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम जनसंख्या के राज्य जनसंख्या घनत्व को भी देखेंगे। ये हम पहले वितरण को देख लेते हैं, तो कितना लोग कहाँ पर रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितना, तो 16% लोग रहते हैं जनसंख्या में। 5 राज्य आपको बताए गए थे, वो 5 राज्य यहाँ पर हैं, और यह जो है सबसे ज़्यादा आधा से अधिक जो है लोग यहाँ पर निवास करते हैं। 121 करोड़ में आधा लोग जो है यहीं पर आ रहे हैं। 16% जो है उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर 9% जो है महाराष्ट्र, 9% बिहार, 8% पश्चिम बंगाल, और 7% जो है आंध्र प्रदेश। 8 7 15 हो गया, 9 9 18 हो गया, 16 हो गया। जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आधा जो है लोग यहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो अन्य केंद्र, ऊपर देखेंगे तो अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो है 2%, उत्तराखंड में 1, जम्मू कश्मीर में 1, दिल्ली में 1, हरियाणा 2,
छत्तीसगढ़ 2, पंजाब 2 और असम 3, झारखंड 3, केरल 3 और उड़ीसा 3, गुजरात 5, कर्नाटक 5 और राजस्थान 6, तमिलनाडु 6 और मध्य प्रदेश 6। यहाँ पर इतना प्रतिशत जो है दिखाया गया है कहाँ पर कितना प्रतिशत लोग निवास करता है जनसंख्या के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुसार जो है निवास करने वाले स्थान आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि भारत का जो है 16% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर कितना ज़्यादा घनत्व है। लिखा गया है कि यहाँ पर चित्र के अनुसार हम समझेंगे 250 से कम। जहाँ पर 250 से कम लोग रह रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। यहाँ पर जो है 250 से कम लोग रहते हैं और 251 यहाँ पर ऊपर में भी जो है 250 से लोग कम रहते हैं। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान, यहाँ पर 250 से लोग कम रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है लाल लाल जहाँ दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये लाल लाल, ये दो क्षेत्र आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर 1001 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वो कौन है? पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 है। और वहीं पर सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग जो है वहाँ पर प्रति किलोमीटर में रहते हैं। और 250 से कम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पर मात्र 250 से भी कम लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर में। और 250 से 500 के बीच में आप ये जो स्थान देख रहे हैं असम का, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर लोग 250 से 500 लोग रहते हैं। तमिलनाडु और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा में देख रहे हैं यहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं? यहाँ पर आपको रह रहे हैं लोग टोटल 500 से 750। ये जो आपको थोड़ा सा दिल्ली यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये जो है पूरा जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में कितना कहाँ कितना लोग रह रहा है ये आपको दिखाया गया। केरल में भी आपको दिख रहा है 700 से 1000 लोग जो है यहाँ पर इसके बीच लोग, इसका जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। कब? तो 2 जून 2014 को भारत का जो 29वां राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना। लेकिन अब जो है टोटल 28 ही राज्य भारत में हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर है कि 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, एक जम्मू और दूसरा हो गया जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख में विभाजित किया गया। कब? तो 5/8/2019 को 2 जो है आपका केंद्र शासित राज्य बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है। वो है एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। और किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब कौन सा ये जो है राज्य बना था? 29वां, लेकिन अब ये 28 है। और आपको यहाँ पर दिया गया है कि 5/8/2019 को 2 केंद्र शासित बनते हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब आगे है क्रियाकलाप में आपको करना दिया गया है कि चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है कि 2050 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम यहाँ पर बताने के लिए कहता है। ऊपर आपको हमने बताया भी। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। पर्वत के लोग रहते हैं यहाँ पर, इसीलिए ये जो है कम लोग यहाँ पर एक जो है क्षेत्र में रहते हैं, 1 किलोमीटर में कम जो है लोग रहते हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो यहाँ पर देखेंगे तो किस राज्य का था? तो यहाँ पर सबसे कम जो था ये था आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे जो राज्य हैं जो 250 से कम लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ जो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसीलिए लोग वहाँ पर कम निवास करते हैं। आगे है कि असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित
करता है। उत्तरी मैदानी भाग में दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। दक्षिण का भाग जो आप देखे थे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ जो है समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताने के लिए कहता है उत्तर मैदान के। तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो गया। ये उत्तरी मैदान में आते हैं, जो कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, बिहार हो गया। अगला है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या है। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रियाएं हैं। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन का लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 क्रियाओं जैसे जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है किसके कारण, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष स्थान किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश, राज्य, निवासियों की जनसंख्या में जो है परिवर्तन। इस प्रकार में परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्या, तो सापेक्ष वृद्धि, और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत में वृद्धि। कितना जो है एक वर्ष में वृद्धि उसका हो रहा है, और दूसरा जो है प्रति वर्ष में कितना वृद्धि परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। क्या है, तो एक वर्ष या एक दशक मतलब 10 साल में जो बढ़ा जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, कुल संख्या मतलब जो जनसंख्या बढ़ा है और उसका जो कुल संख्या है उसका परिणाम होता है। कितना जो है अभी है और उसके बाद 10 साल का बाद जो है कितना जनसंख्या होगा उसका जो है परिमाण होता है, वही जोड़ देंगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जो कि 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त जाता है। यहाँ पर ऐसे इसका जो है देखेंगे, जैसे कि 2001 में जो है 2000 जनसंख्या था, अब जो है यह जनसंख्या 2020 हो गया। कितने 10 साल में, 10 साल में, तो यही जो इस घटा देंगे तो कितना बचा, तो 20 होगा। तो 20 जो है जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, इसमें संख्या में जो है 20 10 साल में लोग बढ़े हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर घटाकर कहा निकाल सकते हैं कि परिमाण क्या होता है। यहाँ जो है इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का जो दर है दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जो किस दर से वो बढ़ रहा है, यही जो है दूसरा आपको महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। इसका अध्ययन जो है प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, और ये इसका अध्ययन जो है कितना प्रतिशत जो है वृद्धि प्रतिवर्ष हुआ है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जो जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत जो है इसका बढ़ा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। वृद्धि के तौर पर आप देखें कि जैसे कि प्रति वर्ष 2% की वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि हुई, मतलब इसको जोड़ देंगे तो अगर 2% की वृद्धि हो रही है तो मतलब 100 लोग था, अब 102 हो गया है, 100 अब 2 हो गया है। एक में हम घटाएंगे, दूसरा में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, वृद्धि। आपको यहाँ पर वार्षिक वृद्धि नज़र आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। इसमें को हम अब क्या बोलते हैं, तो 2% की अगर वृद्धि हो रही है तो इसी को हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर 2 व्यक्ति बढ़ा तो मतलब 2% बढ़ा, तो यही जो होगा वार्षिक वृद्धि दर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ बताए गए हैं। देखिए, भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। 2051 में कितना था, तो 3610 लाख था, 36 करोड़ था, जो कि 2011 में 121 करोड़ हो गया है। ये जो है गणना जो है की गई है, जो 1 मिनट देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि की दर जो 1951 से 2011 तक के दौरान जो है दी गई है। ये देख सकते हैं कि जनगणना के अनुसार आपका 1951 से 61 के बीच 2164 लाख था, और वह जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ
सॉरी, ये जो है प्रतिशत में कितना है, दर जो है ये प्रतिशत में है। तो ये जो है ये वृद्धि दर प्रतिशत में है। तो वृद्धि दर प्रतिशत में हम देखेंगे तो आपका ये दर जो था 21.64% था। उसके बाद 71 में 24.8% हुआ। उसके बाद 81 में 24.66 हुआ। ये थोड़ा जो है घटता है। उसके बाद जो है 91 में 21.87 हुआ। और 2011 में देख रहे हैं तो 17.64 है। तो धीरे धीरे जो ये ग्राफ भारत का प्रतिशत घटता जा रहा है। लेकिन बढ़ा कब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 71 में जो है 24.8 हो गया। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में थी 10 साल में। और अभी कितना है, तो 17.64% की जनसंख्या 2011 के दौरान जो है वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2011 तक जो है 1901 से 2011 तक जो है जनसंख्या भारत में कुल जनसंख्या कितना है। तो 1901 में जो है जनसंख्या भारत का कितना था, 238 लाख, मतलब 10 लाख में दिया गया है 238। और यहाँ पर है 11 में 252, और ये लाख में है जनसंख्या 252। और उसके बाद जो है 21 में 251 लाख था, और 31 में 278 लाख था, 41 में 318 लाख है, और यह 51 में 361 लाख, ऐसे बढ़ के जो है 1210 लाख आपका यहाँ पर जनसंख्या हुआ। 10 लाख मतलब टोटल जो है जनसंख्या कैसे कैसे वृद्धि आपको दिख रहा है। 2011 में आपको 1210 लाख की जनसंख्या की वृद्धि आपको दिखाई देती है, जो कि बहुत ही विस्फोट हुआ था। जनसंख्या का विस्फोट भारत में बहुत ही जल्दी और तेज़ी से हुआ। ये ग्राफ देख रहे हैं, कभी नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही चले जाता जा रहा है। ये जनसंख्या का जो है यहाँ पर घनत्व जो है थोड़ा यहाँ पर 1921 को देखेंगे, यहाँ पर कुछ घटा था। लेकिन उसके बाद जो है ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या में जो है वृद्धि आप देख सकते हैं कि 1210.19 लाख जो है करोड़, आप करोड़ में अगर देखेंगे तो 121 करोड़। अगला है यहाँ पर जनसंख्या, वही यहाँ पर दिखाया भी गया है कि वृद्धि दर में कैसे आप देखेंगे। तो देखिए 1951 में जो है जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 10 लाख में है ये 361 10 लाख था, मतलब 361 लाख था। तो ये 10 लाख में है तो 361, और 61 में 1961 में 439, 71 में 500, और 11 में देखेंगे तो 1210.6 लाख था। और दशक में वृद्धि जो है कितनी हुई है, तो 42, यहाँ पर देखेंगे तो दशक में वृद्धि 42.43 लाख हुआ। और 61 में जो है 78, और 91 में 108, और 81 में 135, और 91, 71, 81 और 91 में 163, और 2001 में 182, और कुछ घटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ पर कुछ घटे 181.4 लाख जो है करोड़, 4 लाख यहाँ पर आपको वृद्धि हुई। लाख में 181 लाख जो वृद्धि हुई है जो 10 साल में। और यहाँ पर है वृद्धि जो है वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में, तो 1.25% जो वृद्धि 91 में हुआ। वहीं 2011 में देखेंगे तो वृद्धि भारत में जनसंख्या में तो 1.64% जो है वृद्धि भारत में 2011 के जनसंख्या के अनुसार होता है। ये आपने यहाँ पर देख लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि हम पढ़ेंगे आगे कि जनसंख्या में ये जो आप चित्र देखें ये दर्शाता है कि 1951 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। और 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख जो है हो गई। कब कितना से 1951 से 81, 30 साल में जो है जनसंख्या आपका 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा, जो कि 6830 लाख हो गया था। ज्ञात करने भी कहता है कि वृद्धि दर की कमी के बावजूद दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन ये अगला पॉइंट है, किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जो है जन्म दर में तेजी से कमी आई और जन्म दर जो है यहाँ पर लोग बहुत ही कम बच्चे को जन्म दे रहे थे, इसलिए जन्म दर में यहाँ पर कमी आई। और फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1828 लाख की वृद्धि हुई थी और 1990 में कितना, तो 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुआ। कब, तो 1990 में जो है इतना वार्षिक वृद्धि कभी नहीं हुआ था। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत की आबादी जो है बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें जो है सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब विशाल जनसंख्या में वार्षिक दर देखेंगे आपका 1900, 1800 और 2000 लाख जो है वृद्धि हो रहा है और उसमें जो है वार्षिक दर देखेंगे एक वर्ष में कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सापेक्ष वृद्धि जो है यहाँ पर ज़्यादा दिखता है, अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, जनसंख्या 10 करोड़ है और जो है वृद्धि कम हो रहा है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है और फिर भी जो है बहुत ही अधिक जनसंख्या होती है, जनसंख्या आपको मिलती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। क्या है, ये जो वार्षिक वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, इससे संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण को खत्म कर रहा है, निष्क्रिय कर रहा है, इसको थोड़ा जो है तो धीरे धीरे उसको समाप्त कर रहा है। वृद्धि में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। जो जन्म दर है उसको नियंत्रित, मतलब जितना जन्म रहे हैं उतना मर नहीं रहा है। मतलब कि बच्चे जो है अगर जन्म 1000 ले रहे हैं तो उसकी मृत्यु दर जो है वो 10 या 15 हो रही है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं 15-10 जो बच्चे वो जो है जिंदा ही रह रहे हैं। तो ये जो है इसके प्रयास के कारण ही जो है जन्म जो है बढ़ रहा है। इसके जो है जन्म नियंत्रण दर जो है वृद्धि हो रहा है और वृद्धि दर जो है इसके कारण है। इसके बावजूद जो है जनसंख्या की वृद्धि जारी है और इसको जो है इसके बावजूद आप देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि है वो जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत जो है रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो है वृद्धि दर में कमी हो रहा है। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए गए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। जो वृद्धि दर, अगर बच्चे की जो जन्म है, हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, यही वृद्धि दर की कमी के लिए जो है बच्चे का कम से कम जन्म हो और यहाँ पर जो है जो भी जन्म ले वो बच्चे टिके। और यहाँ पर जो है वृद्धि दर की कमी को यहाँ पर ये दर्शाने के लिए कहा गया है कि कम जो है बच्चे जन्म लें, बच्चे दो ही अच्छे, ये जो है बहुत सारे स्लोगन दिए गए थे और इसके कारण भी जो है जनसंख्या वृद्धि अभी भी जारी है। लोग जो है इसके बावजूद जो है बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और ये जनसंख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। अब है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। एक है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म और मृत्यु जो होता है वो किसका, प्राकृतिक वृद्धि के कारण होता है। जनसंख्या में अंतर आप देखते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। जो 1000 में कितना बच्चा जो है जीवित रहता है वही क्या कहलाता है, जीवित जो है वो जन्म दर कहलाता है। जीवित बच्चों का जन्म दर वही होता है कितना, तो 1000 में कितना बच्चा जन्म लेता है और कितना बच्चा जो है जीवित रहता है, वही जन्म दर कहलाता है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। मृत्यु दर से क्या रहा है, जन्म दर अधिक रहा है। भारत में बच्चे जो है ज़्यादा रहते हैं, मृत्यु दर क्या है वो कम है। 1000 में ज़्यादा लोग नहीं मरते, बच्चे नहीं मरते हैं, ज़्यादा जो है जीवित ही रह जाते हैं। वो मृत्यु दर है कम और जन्म दर है ज़्यादा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर। एक वर्ष में है कितना लोग जो है 1000 में उसकी मृत्यु हुई है, यही जो है मृत्यु दर कहलाते हैं।
कितना लोग मरे हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर की मुख्य कारण है। मृत्यु दर में अगर गिरावट हो रहा है, मतलब 1000 में लोग मात्र 10 ही लोग मर रहे हैं, तो ये मृत्यु दर में क्या हुआ, गिरावट हो गया। वहीं 1000 में लोग 200 300 लोग मरने लगते हैं, तो ये मृत्यु दर में जो है तेजी आएगा। यहाँ पर गिरावट भी जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण बने हैं। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर जो है आ गया है। कब? तो 1980 में जो है उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट जो है, ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं। इसके कारण जो है काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है और जनसंख्या वृद्धि का ये भी कारण आपको है। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी काफ़ी जो है गिरावट शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई और जन्म दर कम हुआ तो जनसंख्या भी कम होना शुरू हुआ। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। जो जनसंख्या वृद्धि है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वही क्या है? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाने को प्रवास कहते हैं। जो जहाँ पर लोग रहने के लिए चले जाते हैं एक क्षेत्र से दूसरी जगह पर, एक स्थान यहाँ है और दूसरे स्थान पर चले गए, ये क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ये भी एक कारण है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो आकर जो लोग जैसे गांव में रह रहे हैं जाकर शहर में बस गए, तो ये क्या हो गया? प्रवास हो गया। तो प्रवास आंतरिक देश के भीतर भी होता है या अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के बीच में जो भी हो सकता है। जो देश में भी अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? देश का भीतर जो है ये प्रवास आंतरिक हो गया, और देश के बाहर अगर आप भारत में रह रहे हैं, चल गए दुबई, तो ये देश के बाहर हो गया। आंतरिक प्रवाह जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आंतरिक प्रवाह जो है जनसंख्या जिस देश में ही रह रहे हैं तो ये अंतर नहीं लाता, लेकिन यह जो है यह देश लेकिन यह जो है एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। लेकिन ये प्रभाव जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान में आप जाकर रह रहे हैं तो जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जनसंख्या यहाँ पर 100 रह रहा था, अब लोग यहाँ पर आकर 10 गो रह गए तो 110 हो गया। यही जो है वितरण जो है यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, ये कारण है। अगला है कि भारत में अधिकतर प्रवास जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। आपको पहले भी बताया कि जो लोग रह रहे हैं गांव से वो कहाँ गए? शहर। तो ये प्रवास हो गया। भारत में सबसे ज़्यादा गांव से शहर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण मतलब पुरुष कारक प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी एवं बेरोजगारी की प्राकृतिक आपदा प्रतिकूल अवस्थाएं, जो गरीब जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बेरोजगारी के कारण जो है शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, और जो है ये नगर जो है अभिकर्षण होता है। नगर क्या है? अभिकर्षण है। यहाँ पर जो है रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है, और अपकर्षण जो है क्या है? जो गाँव है। अभिकर्षण कौन है? तो शहर है, ये नगर है। ये जो है रोजगार वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को कौन दर्शाता है? तो नगर दर्शाता है। और वहाँ पर अपकर्षण है ग्राम में, तो वहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी का जो है प्रतिकूल अवस्था जो है वहाँ पर मिलता है गांव में। शहर में रोजगार वृद्धि और जीवन स्तर बहुत अच्छे होते हैं। ये कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो लोग जाते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या देखिए परिवर्तन अगर हो रहा है तो प्रवास भी एक भूमिका निभाता है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित परिवर्तन करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों एवं नगरों की जनसंख्या में जो है नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में देखेंगे तो कुल जनसंख्या कि 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। कितना? तो नगर में लोग जो थे वो 17.29% लोग रहते थे 1951 में। जो 2011 में देखेंगे तो 31% जो है लोग अब शहर में रहते हैं। कहाँ? तो शहर में 31% लोग 2011 में, और पहले 17.29% ही लोग जो है 1951 में शहर में रहते थे, नगर में रहते थे। एक दशक 2001 में देखेंगे तो उसके भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर अब 53 हो गए। 10 लाख जो जनसंख्या नगर में था 35 था, अब जो है वो बढ़कर कितना हो गया? 53 हो गया है। अब है किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या क्या है? तो भारत की जनसंख्या का सबसे जो है
सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। भारत का जो है कुल जनसंख्या का 5वां भाग किशोर जनसंख्या है। प्रायः इसमें जो है 10 से 19 साल के वर्ग के आयु के लोग होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों एवं वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपने समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता जो है बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें जो है सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब है जनसंख्या जो है राष्ट्रीय जनसंख्या निधि। तो परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवर्तन नियोजन जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत था। क्या था? परिवार कल्याण कार्यक्रम। और इसमें जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्षों से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, मतलब 1000 में 30 ही जो है बच्चे मरे, ये भी कम, उसको भी कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जनसंख्या के बारे में आपका ये चैप्टर था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव उसको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रस्थान करने वाले क्षेत्र, दूसरा है आगमन वाले क्षेत्र, तीसरा है प्रस्थान एवं आगमन वाले क्षेत्रों में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पर लोग जा रहे हैं, मतलब प्रस्थान मतलब गाँव से शहर, आगमन मतलब जो है आगमन की कहीं जो है आगमन हो रहा है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो ये आगमन कहाँ हो रहा है? शहर की ओर। प्रस्थान कहाँ से हो रहा है? गाँव की ओर। ये स्थान जो है परिवर्तन लाता है। अगला है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये उच्च जन्म दर, उच्च जीवन दर, उच्च मृत्यु दर, अधिक विवाहित जोड़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च जन्म दर। तीसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? ऑप्शन है एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या, दूसरा है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि दर, चौथा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक क्षेत्र में जो है कुल कितना जनसंख्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, जो अपने भाषा को पढ़ लिख सकता है। तीसरा है जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। और घ नंबर है कि जो है पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। जो है जिसकी उम्र जो है 7 वर्ष हो और वह जो है किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सके, वो जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वह साक्षर व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यहाँ पर कुछ जो है शब्दावली है अंतिम में, जो ज्योग्राफी का ये आपका अंतिम चैप्टर था, और यहाँ पर कुछ शब्दावली दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं। कौन कौन से शब्दावली बहुत ही जो है बार आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पहला है अवदाब। क्या है अवदाब? तो ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से होता है। दूसरा है अवसादी शैलें। तो अवसादी शैलें जो होते हैं वह अवसादों से बनी शैलें
जिनमें प्रायः जो प्रहदार संरचना होती है। अगला है आग्नेय शैलें, वह शैल जो मैग्मा एवं लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। आधार संख्या क्या है, तो दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात, तो आश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक की आर्थिक रूप से सक्रिय आयु जो 15 से 59 वर्ष है के लोग के बीच का अनुपात। आंतरिक अववाह क्या है, तो आंतरिक अववाह हो गया एक ऐसा अववाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच क्या है, तो उच्चावच है आपका धरातल अथवा समुद्र के तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप, तो एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है जिसकी उसकी जो है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होता है। ऐसा व्यक्ति जो है 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। जनसंख्या घनत्व, तो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल में जो है जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या में वृद्धि दर, तो जनसंख्या में वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की संख्या में तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति भी कहा जाता है, इसे ज्ञात किया जाता है। जन्म दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान किसको कहते हैं, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिलाकणों वाली काप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। जीवोम किसको कहते हैं, तो एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील किसको कहते हैं, तो एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन युवा पर्वत, तो पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौरे में बनी मोरदार एवं बलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज और रॉकीज। निमज्जन किसको कहते हैं, तो जलवायु विज्ञान में वह हवा जो नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह से नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क किसको कहते हैं, तो एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति व जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित या सुरक्षित रहते हैं। पठार क्या है, तो विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत क्या हो, समतल हो और किनारे जो है तेज ढाल वाले हो, उसको पठार कहते हैं। अगला है जो पर्यावरण किसको कहते हैं, तो वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत किसे कहते हैं, तो पर्वत के धरातल को ऊपर की ओर उठा हुआ जो है धरातल जो है पृथ्वी पठार पर्वत, तो पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढाल वाला होता है। अगला है पशु पक्षी, तो किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। प्रशवन किसे कहते हैं, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं और जब वे देश छोड़ते हैं तो इसे उत्प्रवास कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। भ्रंश उसको कहते हैं आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके जो है सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। भारतीय
भारतीय भूभाग, तो भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से मिल लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय, तो भारत का मानक जो है समय जो होता है, भारत की मानक माध्यम रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर तथा स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। भूगर्भीय, तो भारत पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाले शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत हो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय प्लेट, तो पर्वतीय प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसंनति, तो भूपटल में वृहद गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई, जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहतियों से अपरदित मलबे के निक्षेप के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून, तो एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिसमें ऋतु का या मौसम में अंतर उत्पन्न होता है। मिलियन प्लस सिटी किसको कहते हैं, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। और मैदान, तो समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। रूपांतरित या कायांतरित सेल, तो पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी सेलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई सेलें। लिंगानुपात, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लैगून किसको कहते हैं, तो खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती हैं। वनस्पति, तो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक पेड़ पौधे का आवरण। वलय, तो पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की सेल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थलमंडलीय प्लेटें, तो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय, तो किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी किसको कहते हैं, तो बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। तो इस प्रकार आपका जो है 9th का ज्योग्राफी हमने समाप्त किया। आपको ये कैसा लगा, आप लाइक करेंगे, बताएंगे और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।